नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के मेंस का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें भारतीय संविधान, राजनीतिक संरचना, शासन व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, तो इस सेकेंड पेपर के खंड आ की पहली यूनिट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जनहित याचिका या लोकहितवाद के संबंध में बतलाया था कि जनहित याचिकाएं क्या होती हैं, क्या क्या उनके संबंध में सावधानी रखी जानी चाहिए, कैसे जनहित याचिकाओं का प्रारंभ हुआ, जनहित याचिकाओं के क्या लाभ हैं आदि के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं, जो है न्यायिक सक्रियता। तो हम सेकेंड पेपर के भाग आ का फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं। यह हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता से आशय होता है जब न्यायालय अपनी परंपरागत कार्य प्रणाली से बाहर निकलकर अपने कार्यों को करता है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यानी जो एक परंपरागत कार्य हैं न्यायालय के, या जो परंपरागत दायरे हैं न्यायालय के, जब न्यायालय इन दायरों से बाहर निकलकर कार्य करता है, यानी जो अपने परंपरागत नियम हैं उन नियमों से आगे बढ़कर जब कार्य करता है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। कुछ आलोचक इसे न्यायिक अति सक्रियता भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में न्यायिक अति सक्रियता नहीं है ना, क्योंकि न्यायिक सक्रियता के मामले में, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के अंतर्गत रहते हुए निर्देश देता है कि अगर कहीं भी विधायिका या कार्यपालिका अगर संविधान का उल्लंघन कर रही है या संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है, तब ऐसे मामलों में न्यायालय के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं उसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जैसे कि अभी हम बात करें, हाल ही में काले धन की जांच हेतु एसआईटी का जो गठन किया गया, या बीसीसीआई में से संबंधित जो जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, ये, या पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के लिए जो आयोग बनाए गए, ये सब वर्तमान उदाहरण है न्यायिक सक्रियता के। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया में एक सकारात्मक अवधारणा है। जब न्यायालय न केवल अपने कार्यों को करता है, अपितु विधायिका और कार्यपालिका को भी उनकी ड्यूटीज पूरी करने के लिए विवश करता है, तो इसी अवधारणा को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो भूमिका के अंतर्गत हम ये सब चीजें इसमें लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता के कारण क्या क्या हैं, फिर देखेंगे इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क देती है। फिर देखेंगे कि साहब न्यायपालिका इसके पक्ष में क्या तर्क देती है, न्यायपालिका क्या कहती है। तो सबसे पहले हम कारण देखेंगे, न्यायिक सक्रियता के कारण क्या है। तो पहला कारण कि विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता, मतलब ये लोग कार्य करने में असक्षम हैं, जिसके कारण न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म हुआ, न्यायिक सक्रियता बढ़ी। दूसरा कारण जनहित याचिका प्रणाली का विकास। इसके पहले टॉपिक में मैंने आपको जनहित याचिका ही पढ़ाई। तो जब 80 के दशक में जनहित याचिका प्रणाली का विकास हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप भी न्यायिक सक्रियता के मामले बढ़े।
तीसरा कारण सक्रिय न्यायाधीशों की भूमिका। अब जो न्यायाधीश आ रहे हैं वो परंपरागत न्यायाधीशों से अधिक सक्रिय हैं। अब रात को भी न्यायालय खोल लिया जाता है, आपको ध्यान हो तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया। तो अब न्यायालय अपनी परंपरागत प्रणाली से बाहर निकलकर कार्य कर रहा है ना। इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो सक्रिय न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका है न्यायिक सक्रियता के पीछे। अन्य कारणों में न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 की, जो अनुच्छेद 21 है, इसकी व्यापक व्याख्या की गई है, जिसके कारण भी न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। फिर देखेंगे इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं साहब। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में विधायिका और कार्यपालिका का कहना है कि साहब जो न्यायिक सक्रियता है ये जनहित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि भाई शक्तियां, विधायिका की शक्ति अलग है, कार्यपालिका की अलग है और न्यायपालिका की अलग है। विधायिका की शक्ति है कानून निर्माण का कार्य करना, विधान बनाना। कार्यपालिका का कार्य है उन बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका का कार्य है ये देखना कि जिस रूप में विधायिका ने कानून बनाए हैं कार्यपालिका ने उसको उसी रूप में लागू किया है या नहीं, ये देखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। किंतु न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का क्या है, उल्लंघन है ना। ये कौन कहता है, ये विधायिका और कार्यपालिका का ऐसा मानना है। दूसरा, बार बार जब न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका को आदेश दिए जाते हैं तो कार्यपालिका का मनोबल गिरता है। जैसे कि पिछले वर्ष कुछ गेहूं अधिक बारिश के कारण सड़ रहा था, तो न्यायपालिका ने यह आदेश जारी किया कार्यपालिका को कि भाई वो गेहूं गरीबों में मुफ्त में बंटवा दिया जाए। तो कार्यपालिका का कहना है कि साहब अगर इस प्रकार के बार बार हमें आदेश दिए जाते रहेंगे तो हम अपने प्लानिंग के तहत कार्य ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि इनके मनोबल में क्या आती है, कमी आती है ना। अगला तर्क दिया जाता है कि इससे न्यायिक दक्षता कम हो रही है, क्योंकि न्यायालय के पास पहले से ही इतने केस पेंडिंग हैं, न्यायालय उन पेंडिंग केसों को तो सॉल्व कर नहीं पा रहा है और ऊपर से नए केस ले रहा है ना। ये तो बात वही होगी कि दिए तले अंधेरा, कि आप खुद का तो अंधेरा दूर कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों के घरों को रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे कहा जाता है कि भाई इससे न्यायिक दक्षता में कमी आई है कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता के कारण। ये तो विपक्ष में तर्क थे जो कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा दिए गए। इनको हम आगे विस्तार में भी देखेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको पूरा ब्रीफ समझा रहा हूं पूरी फ्रेमिंग के तहत। अब पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके पक्ष में न्यायपालिका क्या तर्क देती है। तो सबसे पहले न्यायपालिका तर्क देती है कि भाई ये हम संविधान की रक्षा करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए न्यायिक सक्रियता का होना जरूरी है। क्योंकि अगर न्यायालय सक्रिय नहीं रहेगा तो विधायिका संविधान को अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। तो संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता का होना जरूरी है। अगला जो तर्क दिया जाता है कि साहब जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता का होना जरूरी है। मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो अनुच्छेद 21 जो है उसकी भी बहुत जीवन के अधिकार की बहुत व्यापक व्याख्या की गई। तो इन सब की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता का होना जरूरी है। अगला इसके पक्ष में तर्क देती है न्यायपालिका की साहब देखिए पर्यावरण या भ्रष्टाचार जैसी, पर्यावरण प्रदूषण या भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं विधायिका में भी कार्यपालिका में भी। तो इनको दूर करने के लिए न्यायिक सक्रियता का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है कुछ इसके पक्ष में तक। तो हम इस पूरे न्यायिक सक्रियता के टॉपिक में इन सब चीज़ों को
विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले भूमिका यानी न्यायिक सक्रियता होती क्या है, फिर न्यायिक सक्रियता के कारण क्या क्या हैं, क्यों उत्पन्न हुई है, फिर इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमिका के अंतर्गत कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। तो इसमें सब जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करके, अतिक्रमण मतलब कि जो परंपरागत लाइन है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ती है, अतिक्रमण करके विधायिका एवं कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, उनके कार्यों में जब हस्तक्षेप करती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायपालिका के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में आदेश जारी करना तथा विधि निर्माण हेतु विधायिका को निर्देश जारी करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है ना। मतलब कार्यपालिका को ये कार्य करने के लिए आदेश जारी करती है और विधायिका को कानून बनाने के लिए निर्देश जारी करती है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अभी अगर रिसेंटली हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य मार्गों के निकट शराब बिक्री पर प्रतिबंध जो लगाया है, बीसीसीआई में सुधार हेतु समिति का गठन करना या काले धन की जांच हेतु एसआईटी का गठन करना, ये सब न्यायिक सक्रियता के रिसेंटली उदाहरण हैं, जिसे कुछ आलोचक न्यायिक अति सक्रियता भी कहते हैं। पर ये न्यायिक अति सक्रियता नहीं है, ये न्यायिक सक्रियता के ही उदाहरण है, क्योंकि न्यायिक अति सक्रियता एक नकारात्मक अवधारणा है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, जिसके अंतर्गत न्यायालय क्या करता है, विधि निर्माण का कार्य करता है और विधियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। ये किसमें होता है, न्यायिक अति सक्रियता में। लेकिन आप देखें भारत में न्यायालय ना तो कानून बनाता है ना ही कानूनों को क्रियान्वित करता है। वो कानून बनाने के लिए निर्देश जरूर देता है, वो कार्य करने के लिए आदेश जरूर देता है, पर ना तो वो कानून बनाता है ना ही कार्यों को करता है। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है ना। ये न्यायिक अति सक्रियता नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका। अगला पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के कारण क्या क्या है भाई, किन कारणों के कारण न्यायिक सक्रियता उत्पन्न हुई है। तो न्यायिक सक्रियता के सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो भारत में विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता। देखिए, अब विधायिका में जो लोग जा रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी नहीं है, या हम बात करें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है, और अब नए मुद्दे आ गए हैं, नए कानूनों का निर्माण करना है, परिस्थितियां बदल गई हैं, परंपरागत परिस्थितियां नहीं रही हैं। कार्यपालिका की भी अक्षमता हो गई है, जो कार्यपालिका में लोग हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, या उनकी सोच आज भी सामंतवादी है, पुरानी सोच रखते हैं, लोगों से दूरी बना के रखने वाली। तो विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता के कारण न्यायिक सक्रियता का जन्म हुआ। दूसरा कारण है जनहित याचिका प्रणाली का विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 के दशक में जनहित याचिका प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है, चाहे उस व्यक्ति का उस केस से संबंध हो या ना हो। तो ये जनहित याचिका प्रणाली के कारण भी न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। तीसरा कारण, कुछ सक्रिय न्यायाधीशों की भूमिका। देखिए, चूंकि हमारे भारत में पद ही कार्य करता है, व्यक्ति कार्य नहीं करता, पद कार्य करता है। लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं सिस्टम में जो कि पूरी कार्य प्रणाली को ही परिवर्तित करके रख देते हैं। जैसे कि न्यायपालिका में आपने नाम सुना होगा पीएन भगवती, ये
पीएन भगवती, ये कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने न्यायपालिका का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। तो कुछ सक्रिय न्यायाधीशों की भूमिका के कारण भी न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। अगला कारण अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या। अब देखिए, अनुच्छेद 21 में अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अच्छी सड़कों का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, अच्छे भोजन का अधिकार, ये सब अधिकार अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत व्यापक है। तो ये जो अनुच्छेद 21 की व्यापक रूप में व्याख्या हुई है, तो उसके कारण भी न्यायिक सक्रियता का विकास हुआ है ना। जैसे विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, एकांतता का एकांतता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, सोने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, है ना। तो ये बहुत व्यापक है अनुच्छेद 21, इसके कारण भी न्यायिक सक्रियता उत्पन्न हुई है। अगला कारण है जीवंत संविधान का सिद्धांत। मतलब हमारे भारत का जो संविधान है वो जीवंत है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। जीवंत मतलब जो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित कर ले। तो हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो जीवंत है, आज भी प्रासंगिक है और आज से 200 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि हमारा संविधान समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। ना तो ये ब्रिटेन के संविधान की भांति बहुत अधिक लचीला है और ना ही अमेरिका की संविधान के भांति बहुत अधिक कठोर है। हमारा संविधान कैसा है? मिश्रित है, ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है। ये समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो न्यायिक सक्रियता के कारण उत्पन्न हुई है। अगला देखेंगे भाई, इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, अर्थात जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है वो इसके विपक्ष में कुछ तर्क देती है। तो सबसे पहला तर्क जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है, पहला तर्क दिया जाता है कि भाई न्यायिक सक्रियता शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत पर जिसमें शक्तियां अलग अलग पार्ट में बांट दी जाती हैं। विधायिका का कार्य विधान निर्माण, कार्यपालिका का कार्य उनको क्रियान्वित करना, न्यायपालिका का कार्य ये देखना कि उसी रूप में कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिस रूप में विधायिका ने बनाया था। तो विधायिका और कार्यपालिका कहती हैं कि साहब इसके माध्यम से जो न्यायपालिका है वो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। वो विधि निर्माण के कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। विधि निर्माण का कार्य और प्रशासन का कार्य विधायिका और कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं है। और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से वो विधि निर्माण भी कर रही है और प्रशासनिक कार्यों को भी कर रही है, इसलिए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का यहां उल्लंघन हो रहा है। एक और तर्क इसमें दिया जाता है इनके विपक्ष में कि भाई न्यायिक सक्रियता द्वारा बार बार कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने से उसके मनोबल में कमी आती है। अगर बार बार आप कार्यपालिका को आदेश देते रहेंगे तो कार्यपालिका अपने कार्यों को प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उसको हर कार्य में, अगर उसके प्रतिदिन के कार्यों में, डे टू डे के वर्क में अगर आप हस्तक्षेप करने लगेंगे तो उसके मनोबल में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मनोबल में कमी आएगी तो उसके कार्य करने का स्तर गिरेगा, गुणवत्ता गिरेगी। तो कार्यपालिका कहती है कि साहब ये जो न्यायिक सक्रियता के कारण हम बार बार ये हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, इससे हमारे मनोबल कम होता है। ठीक है, अगला जो तर्क दिया जाता है इसमें कहा जाता है कि भाई न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका अपने कार्यों में अनावश्यक विस्तार कर लेती है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता यानी क्वालिटी, गुणवत्ता, इसमें कमी आ रही है। भाई पहले ही आपके पास इतने केस पेंडिंग हैं और ऊपर से आप न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नए केस ले लेती हैं,
मतलब अपने कार्यों में अनावश्यक क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। अभी आप अनावश्यक विस्तार जो कर लेते हैं तो आपके कार्यों में क्या होता है, गुणवत्ता में क्या होता है, कमी आती है। तो ये कुछ तर्क हैं जो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में दिए जाते हैं। ठीक है, तो साहब इसके पक्ष में न्यायपालिका के द्वारा भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क देती है साहब कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य करती है एवं विधायिका एवं कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाती है। क्योंकि हमारे भारत में संविधान की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो किस पर है, न्यायालय पर है। तो न्यायालय कहता है साहब हम इसके माध्यम से संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और जो विधायिका और कार्यपालिका की जो मनमानियां हैं हम इस पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। दूसरा इसके पक्ष में न्यायपालिका तर्क देती है कि साहब इसके माध्यम से हम मूल अधिकारों के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 के बाद कई महत्वपूर्ण बातों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, और ये सब किसके माध्यम से संभव हो पाया है, ये सब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संभव हो पाया कि भाई मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में वृद्धि हुई हो। अगला तर्क जो दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से स्वास्थ्य व पर्यावरण के क्षेत्र में न्यायालय ने अति महत्व के निर्णय लिए हैं, जिससे स्वास्थ्य का विकास हुआ है, पर्यावरण संरक्षण हुआ है। आप देखें कि कई ऐसे स्वास्थ्य के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में न्यायालय ने कई ऐसे प्रोजेक्ट को रुकवा दिया है जो कि पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे। कई ऐसे कंपनियों को बंद करवा दिया है जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रही थी, है ना। जैसे कि हाईवे के किनारे शराब नहीं बेची जा सकती है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था, एक्सीडेंट हो रहे थे। तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि साहब जो राष्ट्रीय राजमार्ग रहेंगे, राजमार्ग के 500 मीटर की दूरी पर शराब बिक्री नहीं की जा सकती है। ये न्यायालय ने निर्णय दिया लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, है ना। तो ये कैसे संभव हो पाया है, ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संभव हो पाया है। ठीक है, अगला तर्क जो इसमें दिया जाता है उसमें कहा जाता है साहब कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। अब ये क्या होता है, राजनीति का अपराधीकरण अर्थात जब राजनीति में अधिक से अधिक अपराधी प्रवेश करते हैं, और हम बात करें कि जब चुनाव के माध्यम से अपराधी राज्य विधायिका के और केंद्र की संसद के जब सदस्य बन जाते हैं तो इसे राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। तो न्यायपालिका कहती है कि साहब भारतीय लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार को रोकने में न्यायिक सक्रियता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से राजनीति का अपराधीकरण रुका है, क्योंकि न्यायालय ने बहुत कानून बना दिए हैं, है ना। जनप्रतिनिधियों के लिए जो कानून बनाए हैं उनके कारण राजनीति का अपराधीकरण रुका है। भ्रष्टाचार जैसे मामलों में, जैसे लोकपाल बिल जो लाया गया, है ना, लोकायुक्तों की जो स्थापना की गई, ये सब के कारण भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। तो हम देखें कि कहीं ना कहीं जो न्यायिक सक्रियता है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण रही है। अगला जो इसमें बताया जाता है कि किंतु इसके बावजूद अगर हम एक सार रूप में कहें कि ठीक है साहब, न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा हेतु अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही है, परंतु एक लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीशों की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं की सरकार होना चाहिए, न्यायाधीशों की सरकार नहीं होना चाहिए। अतः न्यायपालिका की भूमिका सरकार को चेतावनी देने वाली होना चाहिए, ना कि सरकार को संचालित करने वाली। और शासन के तीनों अंगों के मध्य समन्वय से ही सुशासन की स्थापना होगी।
है ना। तो वही सार रूप में अगर हम निष्कर्ष में कहें तो निष्कर्ष में ही कह सकते हैं कि ठीक है, लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की भूमिका महत्व की है, अग्रणी है, लेकिन फिर भी न्यायाधीशों की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका की भूमिका सरकार को चेतावनी देने वाली होनी चाहिए, सरकार को संचालित करने वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थापना करना है तो सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य समन्वय होना चाहिए। एक दूसरे कार्यों को अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था न्यायिक सक्रियता। ठीक है, एक बार शॉर्ट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमने देखा भूमिका कि न्यायिक सक्रियता होती क्या है। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्य प्रणाली से बाहर निकलकर अपनी परंपरागत चीज़ों का अतिक्रमण करके विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश देने का कार्य करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। फिर न्यायिक सक्रियता के हमने कारण देखे कि विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता, जनहित प्रणाली का विकास, सक्रिय न्यायाधीशों की भूमिका। ठीक है, फिर हमने देखा कि साहब इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, विधायिका और कार्यपालिका इसके विपक्ष में कुछ तर्क देती है। पहला तर्क उनके द्वारा कहा जाता है कि साहब इस शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, इससे कार्यपालिका का मनोबल गिरता है। तीसरा वो कहते हैं कि भाई इसके माध्यम से न्यायपालिका ने अपने कार्यों का बहुत अधिक विस्तार कर लिया है, न्यायपालिका ने अपने कार्यों का बहुत अधिक विस्तार कर लिया जिससे न्यायिक दक्षता में कमी आती है। पर न्यायिक सक्रियता के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि पहला तर्क दिया जाता है कि भाई संविधान की रक्षा करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है, वो इसके माध्यम से वो संविधान की रक्षा कर रही है। दूसरा कि भाई अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या हुई है, ये सब न्यायिक सक्रियता के कारण ही संभव हुआ है। जो अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार, उसमें कई चीज़ें जो नई जुड़ी हैं वो न्यायिक सक्रियता के कारण ही जुड़ पाई हैं। पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण के जो उपाय किए जा रहे हैं वो भी न्यायिक सक्रियता के कारण ही संभव हुए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यायिक सक्रियता। इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा उस अगले वीडियो में पहले आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, या जब ये वीडियो चल रहा होता है तब आप लाइव चैट में आकर भी लाइव चैट के माध्यम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मैं वहीं के वहीं उसका उत्तर देता रहूँगा। अगर आप लाइव चैट के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो अगर बाद में भी आप उस पर कोई कमेंट करते हैं तो मैं अपने अगले वीडियो में पहले पिछले वीडियो के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो इसी सेकेंड पार्ट के जो हम पहली इकाई देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, इस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।